विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर में आगे संतुलित रासायनिक समीकरण से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा पहला टॉपिक संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हम जानते हैं क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि हम लोग पहले से इसको जानते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ अभिकारकों में और उत्पादों में, इसमें ये समीकरण को जानने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये इधर का जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो हमें बन के प्राप्त होता है क्रिया के बाद जो मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसको जान लेते हैं। इसके बाद अब ये समझने की ज़रूरत है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और ये जो उत्पाद मिला, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो हो वो बराबर होनी चाहिए। अगर समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है तो हमारा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे इसमें हम देखते हैं ये जिंक ऑक्साइड है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके साथ जब दोनों आपस में अभिक्रिया किए, ये जिंक जो है ये इसके साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, और ये इधर जो ऑक्सीजन ये और H2 दोनों आपस में अभिक्रिया करके H2O का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमने देखा जिंक इधर भी एक है, इधर भी एक है, और इस तरह से देखते हैं कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है। अतः ये हमारा समीकरण जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग समीकरण के दूसरी बात पे चलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। ये दूसरा प्रकार है, इसको हम पढ़ते हैं कंकाली। कंकाल शब्द ही जो है इससे पता चलता है, जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। कंकाल शब्द का मतलब ही होता है जैसे ढांचा, एक रूप बनता है लेकिन पूर्ण रूप नहीं होता है। ये जैसे अभी मानव शरीर का केवल हड्डियों का ढांचा हो तो वो मानव नहीं होता है, तो वो केवल एक ढांचा देता है। वैसे ही ये केवल एक रूप बनता है, ना कि ये समीकरण संतुलित होता है। जैसे कि हमने लिया क्या Mg और O2, ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया ये इधर जाकर के MgO बना, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी हम देखें तो दोनों तरफ हमारे परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा समीकरण संतुलित समीकरण ना होकर के कंकाली रासायनिक समीकरण होगा। अब इस तरह से आइए हम लोग देख लेते हैं समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। तो समीकरण को संतुलित करने की दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरा होता है अनुमान विधि। तो हम लोग हाई स्कूल की क्लास में केवल अनुमान विधि पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने यहाँ लिया था, इसी को संतुलित करते हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण तो कर लिया, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले हम संतुलित करने के लिए पकड़ते हैं कि किसको पहले संतुलित किया जाए, किस परमाणु को हम सबसे पहले संतुलित करें। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, उसे पकड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ से हम संतुलन शुरुआत करें। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इस समीकरण में सबसे पहले हमको दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है। इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ अनुमान से एक इधर 2 है, यहाँ भी 2 कर देते हैं। अब जब यहाँ 2 कर दिए तो यहाँ मैग्नीशियम की संख्या बढ़ जाती है और इधर मैग्नीशियम की संख्या 1। तो इसको हम अगले स्टेप में देख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है इसे संतुलित करने पर कैसे संतुलित किया जाएगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ O2 था, इसको भी O2 करने के लिए 2 से गुणा कर दिया। जब ये 2Mg हो गया, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई, इसलिए यहाँ भी 2 कर दिए। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन, कहने का मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे रासायनिक समीकरण में जब कभी देखते हैं परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो हम किसी एक परमाणु को देख करके पहले उसकी संख्या को दोनों तरफ बराबर करते हैं, फिर अगर कोई दूसरा भी अगर संख्या बराबर नहीं है तो उसमें भी जो आवश्यक होता है उस संख्या से गुणा करके हम समीकरण को दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर, इस तरह से हमारा जो समीकरण है ये संतुलित हो जाता है। तो इसके लिए जैसे एक OH प्लस HCl, ये NaOH जिसको हम लोग जानते हैं ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हम लोगों ने आयनन पढ़ा है पहले से ही 9th की क्लास से कि जब कोई भी वो टूटता है तो ये Na जो है ये धातु है इसलिए प्लस में टूटता है, और ये हमारा OH जो है ये माइनस में निकल जाएगा। और यहाँ से HCl ये जब
विभक्त होगा तो ये H+ और ये जो है हमारा Cl- देगा। तो अब ये H+ जो है ये हमेशा OH- के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। ऐसी स्थिति में ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ करके NaCl का निर्माण करेगा और उसके बाद ये OH जो है H+ के साथ जुड़ करके हमारा H2O का निर्माण करेगा। तो ये हमारा समीकरण बना और ये समीकरण हम देख रहे हैं पहले से, ये संतुलित है, इसलिए हम इसको संतुलित नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहने को मतलब हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई। जैसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हमने बताया, कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी हम सीख गए हैं कि अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो जिधर बराबर नहीं होगा उधर हम किसी भी संख्या से जो जरूरी होगा उस संख्या से गुणा करके समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। अब हम टॉपिक में चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी इस चैप्टर में हमको रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार पढ़ने हैं, लेकिन हम सबको एक साथ ना लिख करके क्रम से एक एक का अध्ययन करते हुए चलेंगे और पूरा जितना सिलेबस में सारी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे, सबको एक साथ ना लिख करके। जैसे सबसे पहले हमारा ये दिया जाता है, पहली अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रियाएं तो कई प्रकार की, लेकिन हम लोग सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है, जैसे शब्द देखिए योग शब्द से ही पता चलता है कि कोई चीज जुड़ रहा है, जुड़ना। योगात्मक का मतलब होता है कि जुड़ना। जैसे योगात्मक अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं, चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसमें ये सल्फर ले लिया प्लस इसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दी। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति में योगात्मक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जब कोई दो अभिकारक मिल करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ अभिकारक दो हैं, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद जो हमारा बन रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड अकेले बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया में अगर आप लिखना चाहें, देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है वीडियो को आप रोक करके आप इसको लिख करके अपना नोट्स तैयार करेंगे, तभी इसका अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। जैसे हमने योगात्मक के बारे में बताया कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक मिलकर के, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के किसी एक उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया हमारी वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से सुने परिभाषा योगात्मक अभिक्रिया की, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दूसरा देख लें, जैसे कार्बन की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवा दें तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, जो कि काफ़ी खतरनाक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल अगर लें तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दें क्लोरीन के साथ तो ये भी दोनों आपस में जुड़ करके केवल एक उत्पाद देंगे COCl2। तो ऐसे जितनी भी अभिक्रियाएं मिलती जाएंगी वो सब हमारी योगात्मक अभिक्रिया कहलाएंगी। तो योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा फिर से एक बार सुन लें, ऐसे जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इन्हें नोट करके फिर आगे अगला दिया गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, दूसरी क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब एक के स्थान पर कोई दूसरा आ जाएगा। इसकी परिभाषा दी जाती है जब किसी अभिक्रिया में किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर
कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तब उस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट को, इसकी अभिक्रिया करवा दिया हमने आयरन के साथ, Fe, आयरन का प्रतीक होता है Fe। तो जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट लिया, इसकी अभिक्रिया आयरन के साथ करवा दिया, तो आयरन और कॉपर दोनों में आयरन जो होता है ये कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है। तो ऐसी स्थिति में ये हमको मिलता क्या है, FeSO4। ये फेरस सल्फेट का निर्माण कर दिया और ये कॉपर हमारा जो है अलग हो गया। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि एक का स्थान कोई दूसरा ले रहा है। जैसे यहाँ क्या था, यहाँ कॉपर सल्फेट था, यहाँ फेरस सल्फेट, मतलब कॉपर का स्थान यहाँ पे आयरन ले लिया, Fe क्या किया, कॉपर को हटा दिया। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि एक के स्थान पे कोई दूसरा आ जा रहा है। तो हमने पहले भी इसकी परिभाषा बताई है, जब किसी अभिक्रिया में किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तब हम इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम ले लेते हैं मेथेन को, CH4 प्लस Cl2। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है, ये CH4 जब भी कभी होता है तो CH4 इसकी संरचना इधर से देखें जरा, ये कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी चार्ज होती है और ये हमेशा ये H के साथ जुड़ता है। और जब कभी ये इसके साथ क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्या करता है, किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर ये लग जाता है। तो इस तरह से ये CH3Cl का निर्माण करता है। ये बना क्या, CH3Cl। इसके बाद अब ये हमारा यहाँ से Cl2, ये Cl बचा हुआ है, इसके साथ एक हाइड्रोजन बचा हुआ था, वो मिल करके हमारा HCl का निर्माण करेगा। लेकिन जैसे यहाँ बात देखिए फिर वही हुई कि एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन इसके स्थान पे आ गया। तो यहाँ से स्थान परिवर्तन, किसी एक के स्थान पे कोई दूसरा आया, तो ये पता चल रहा है कि हमारी अभिक्रिया कैसी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि हमने इसीलिए यहाँ इसकी संरचना की बात की, इसकी संरचना सूत्र हमने लिखा, क्योंकि रसायन विज्ञान में सूत्र 3 प्रकार के होते हैं कि उसके मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र लिखने से ये प्रतिस्थापन स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ